हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका समकालीन दक्षिण एशिया के पार्ट 2 में। आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम क्यों नहीं हो पा रहा है या क्यों नहीं हो पाया है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, 1947 में हिंदुस्तान के दो हिस्से हो चुके थे, जो था भारत और पाकिस्तान। मैप में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ इतना ही नहीं था। ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ये भी हिस्सा इसका हुआ करता था 1971 से पहले। लेकिन 1971 में इनमें आपस में मतभेद, भाषा को लेकर, विकास को लेकर आदि कई सारे मुद्दे रहे, जिस वजह से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश टूटकर आज़ाद देश कहलाया। देखिए, इसमें पाकिस्तान के लोकतंत्र की बात करेंगे तो पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद इस देश के शासन की बागडोर सेना के हाथ में चली गई, जिसके सबसे पहले जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ये बागडोर संभाली और अपना निर्वाचन जल्दी ही करा लिया। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अयूब खान हैं, इनके काल में क्या क्या हुआ है। और ये बड़े ही परिचित चेहरे हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए। इनके काल में दो समझौते हुए, जिनमें एक है सिंधु जल समझौता। देखिए, क्या है सिंधु जल समझौता, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कराऊंगी मैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए 6 नदियों का बंटवारा हुआ था, जिसमें से 3 नदियां हिंदुस्तान को दी गई और 3 पाकिस्तान को। पाकिस्तान की नदी जो सिंधु नदी है, उसका 20% पानी भारत को मिलेगा, ऐसा इस समझौते में तय हुआ था। इस समझौते को करने के लिए पाकिस्तान बहुत ही लालियत था। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि पाकिस्तान को जो दी गई 3 नदियां थीं, वो तीनों नदियों का आधार बेसिन जो है वो भारत से होकर जाता है। उसे डर था कि कहीं युद्ध की स्थिति यदि बनी तो उनके देश को सूखा और पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत से कारण रहे, इसी कारण से ये समझौता हुआ था। सिंधु जल संधि के बारे में हमने समझा। देखिए, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यदि आप चाहते हैं कि इसको डिटेल में पढ़ें तो इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरे समझौते की बात करें, जिसका नाम है ताशकंद समझौता। ये भारत के लिए बहुत ही यादगार रहा है, बहुत ही दुखद रहा है, क्योंकि इसी समझौते ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु की खबर सुनी थी। ये वही समझौता है जिसमें आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु किन कारणों से हुई थी। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद रहा है, इसीलिए हम इसको एक याद के तौर पर रखते हैं। तो अयूब खान के शासनकाल में बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए गए, लेकिन जनता जो थी पाकिस्तान की, वो भड़क उठी, आक्रोश फूट गया वहाँ पर। इस कारण से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर से सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। याहिया खान के सैनिक शासनकाल के दौरान ही पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के एक हिस्से यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया था, और उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पश्चिमी देशों में जाकर वार्तालाप की, बातचीत की। जब 1971 का युद्ध हुआ था, उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। 1971 के युद्ध के बाद जब बांग्लादेश का जन्म हो चुका था, उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो
प्रधानमंत्री चुने गए, निर्वाचित सरकार आई और उनके काल में कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए जो कि पाकिस्तान के लिए मील का पत्थर साबित हुए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता हुआ जो कि था शिमला समझौता, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस समझौते का जो टारगेट था वो था पाकिस्तान के सैनिक जो कि भारत द्वारा बंदी बनाए गए थे 1971 के युद्ध में, उनको रिहा कराना। तो इस समझौते में इंदिरा गांधी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा इस पर सिग्नेचर हुए और कई ऐसे डिसीजंस उस एग्रीमेंट में थे जो साइन किए गए। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि भारत के उस समय यानी 54 सैनिक जो भारत के सैनिकों को उस समय बंदी बनाया गया था, तो पाकिस्तान द्वारा आज भी उनको रिहा नहीं किया गया है। यूँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई ऐसे वादे लेकर आए भारत के लिए, लेकिन उनको पूरा करने में कभी सक्षम नहीं हो पाए। उनको झूठ का ही अमली जामा बनाते रहे। फिर उसके बाद फिर से जुल्फ़िकार जो अली भुट्टो थे उनकी सरकार को गिरा दिया गया और 1982 में ज़ियाउल हक जनरल थे, उनका फिर से सैन्य शासन स्थापित हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों में लोकतांत्रिक सरकार के लिए वहाँ के समर्थकों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिस वजह से एक बार फिर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही बेटी बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। इस तरीके से ही कभी लोकतांत्रिक, कभी सैन्य, कभी लोकतांत्रिक, इस तरीके से कहानी चलती रही। नवाज शरीफ आए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी इसमें अपना हाथ आजमाया और उस समय नवाज शरीफ की सरकार को गिराकर पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अपना निर्वाचन करा लिया। 2001 में इनको राष्ट्रपति चुना गया और इनके काल में कारगिल युद्ध, आगरा की बैठक, बहुत से डिसीजंस लिए गए। लेकिन अगर बात करें आज पाकिस्तान के बारे में, 2008 से वहाँ लगातार लोकतांत्रिक शासन है और वर्तमान में इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो कि निर्वाचित सरकार द्वारा चुने गए हैं। लेकिन नाम के प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ क्योंकि सेना के हाथों वो कठपुतली बने हुए हैं। मुशर्रफ की मैं बात करूं तो इसमें आपको कार्टून दिखाई देगा पेज नंबर 69 पर। इसमें देखो कार्टून के नीचे लिखा हुआ है कि सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज़ मुशर्रफ की दोहरी भूमिका। और ये कार्टून संकेत करता है कि ये कहता है परवेज़ मुशर्रफ कि मैं जोड़ घटाव में हमेशा अच्छा रहा हूँ। तो इसमें जो आपको फ़ोटो दिख रहा है उसमें सारे जितने भी ये कार्टून हैं वो सब ही परवेज़ मुशर्रफ है। और इसको हम समझेंगे कि पहले में क्या कहता है। पहले में कहता है कि यदि मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ और मैं यदि जनरल ना रहूँ तो मेरी पावर जीरो होगी। तो मेरी पावर जीरो होगी यानी कि राष्ट्रपति की कोई पावर नहीं है। दूसरे पॉइंट में कहता है कि यदि मैं जनरल हूँ सेना का और राष्ट्रपति नहीं हूँ तो मेरे पास पावर रहेगी, मेरे पास एक सिंगल पावर है कि हाँ जी मैं पावरफुल व्यक्ति हूँ, कि मैं पावरफुल व्यक्ति हूँ। और तीसरा कार्टून ये कहता है कि यदि मैं जनरल भी हूँ सेना का और राष्ट्रपति भी हूँ तो मेरे पास दुगनी पावर आ जाएगी। जनरल दोनों ही पद को संभाल कर शासन को चलाएगा तो उसके पास दोहरी शक्ति होगी। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के कई कारण हैं, जैसे कि सेना, धर्मगुरु और वहाँ के भूस्वामी और वहाँ के अमीरों का दबदबा, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है। तो वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, जो जमींदार हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका उस शासन पर दबदबा रहता है। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि सैनिक शासन जो है, सेना का राजनीति में हस्तक्षेप, यानी कि यदि उन्हें दिखाई देता है कि राजनीति में जो निर्वाचित सरकार है यदि वो भली प्रकार से पाकिस्तान की सरकार को नहीं चला पा रही है, सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने हाथ में उस शासन की बागडोर ले लेते हैं।
तीसरा है राजनीतिक पार्टियां एवं नेताओं का स्वार्थ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ यदि वहाँ निर्वाचित सरकारें भी आती हैं तो वो एक दूसरे में खोट निकालते रहते हैं। उनका स्वार्थ जो है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो अपनी जनता के लिए कोई भी ऐसे विकास के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, आतंकवाद के लिए कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेते हैं। उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध करते रहते हैं। देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए उनके भीतर कोई भी ऐसा देशभक्ति जैसी कोई सोच नहीं है। इसी कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र कमज़ोर होता चला जा रहा है। सबसे एक और मेन जो रीज़न है, एक रीज़न मैं और बता दूं कि जो पाकिस्तान की जो सेना है उसको सबसे ज़्यादा अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी बढ़ावा मिलता रहता है। इसी वजह से भी कहीं ना कहीं वहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर है। देखिए, इसी टॉपिक में मैं एक टॉपिक को और कवर करूँगी जो कि भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको यहाँ कवर करना सही रहेगा, फिर दोबारा से आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी आपकी पेज नंबर 73, जिसमें है भारत पाकिस्तान संघर्ष। तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो मैं यही कहूँगी कि शीत युद्ध की समाप्ति का यह दौर जो था समाप्त हो चुका था, लेकिन इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त नहीं हुए थे। शीत युद्ध की समाप्ति का ये अर्थ नहीं है कि इस इलाके में संघर्ष और तनाव समाप्त हो चुके हैं। यदि देखा जाए तो दक्षिण एशिया में जो भारत की स्थिति है वो केंद्रीय स्थिति है, सेंटर में है, और इस वजह से ही यहाँ पर अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है, क्योंकि भारत हमारा केंद्र में आता है दक्षिण एशिया में। इसी कारण से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं भारत के साथ अन्य देशों की होती रहती हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान का तो घुमा फिराकर भारत से ही हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं और इनके बीच संघर्ष रहा है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं बताऊंगी आपको कि जैसे ही विभाजन हुआ हमारे देश का, भारत और पाकिस्तान दो हिस्से बने, उसी टाइम कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ के कुछ कबालियों को भड़काकर हमारे जो कश्मीर का जो हिस्सा है, जो कि आज पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो छीन लिया गया था उसी वक्त जिस समय राजा हरि सिंह की सरकार थी। राजा हरि सिंह वहाँ पर राज्य किया करते थे। उस समय ये भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। ये टॉपिक अलग से था नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि वो अलग ही टॉपिक हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद 1965 का युद्ध, फिर 1971 का युद्ध, कई ऐसे युद्ध जो थे जो सामने आए। लेकिन इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के जो मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको यहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे। कश्मीर मुद्दा है, सियाचिन ग्लेशियर का नियंत्रण है, और ये है हथियारों की होड़। तो 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों का एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइलों को तैयार किया है, जिससे दोनों देशों का चरित्र दिखाई देता है कि किस प्रकार से दोनों अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि 1998 में भारत ने पोखरण में, और कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने, कुछ नहीं मात्र 2 दिन बाद पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया था। पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको कि पंजाब के खालिस्तान समर्थकों को सहायता प्रदान करना, और पाक की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उस पर हमेशा भारत ये आरोप लगाता रहा है कि ये पूर्वोत्तर भारत में जो भारत के विरोधी जो अभियान है वहाँ चलाते हैं। इसी के उलट पाकिस्तान भी कहता है कि भारत की जो एजेंसी है वो उनके सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने का काम करते हैं। इस प्रकार से दोनों देशों में संघर्ष चलते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में तनातनी रहती है। तो कई सारे ऐसे कारण थे। सिंधु नदी जल बंटवारा जो मैं समझा चुकी हूँ आपको। यदि मैं बात करूँ कश्मीर मुद्दा, ये जो मेन पॉइंट रहा है हमेशा, सबसे बड़ा पॉइंट जो आज तक इसमें लड़ाइयाँ बनी रहती हैं। शार्क की मंच पर भी पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता रहता है।
पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि कश्मीर जो है वो उसी का अंग है। उसका ये सपना ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो चाहता है वो कभी हो नहीं सकता। कश्मीर हमेशा भारत का था और भारत का रहेगा। माना कि उसने पीओके जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको ले लिया है, उसको भी हम एक दिन लेकर रहेंगे, ऐसा मेरा और इस देश का मानना है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आज इतना ही बात करेंगे। एक और पॉइंट इसमें दिख रहा है आपको, कच्छ के रण में सार्वत्रिक सीमा विवाद, आतंकवाद की समस्या, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। यही पॉइंट्स रहेंगे कि किन कारणों से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा बांग्लादेश में लोकतंत्र। आज पाकिस्तान का था। चलिए विदा लेती हूँ मैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।